हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगा, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 का प्रैक्टिस पेपर रहेगा 4 रहेगा। इससे पहले हम 3 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा खान सर के बुक के नाम से, खान सर प्रैक्टिस सेट के नाम से। वहां पे जाइएगा, प्लेलिस्ट मिलेगा और 3 वीडियो करवा चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि सारे सेट आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? कौन सा? तो बृहदत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी? बताइएगा, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी? याद रखिएगा, गुलबदम बेगम। ऑप्शन बी गुलबदम बेगम ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलागोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो याद रखिएगा, भद्रबाहु के साथ गया था। किसके साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था? बताइएगा, रोलेट एक्ट आपको 1919 में हुआ था। ठीक है, 19 में लागू किया गया और इसको काला कानून किसने कहा? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा। ऑप्शन में भी महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल था? बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर बी डी, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? बताइएगा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी खानका मुजरविया। खानका मुजरविया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजन किया गया था? बताइएगा, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो कौन हो जाएगा? तो अहमदाबाद, डांडी। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद से डांडी। अहमदाबाद से डांडी। महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़कर अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा से की। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला है, खरीफ खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? कौन हो जाएगा? देखिए, ज्वार और बजरा। ऑप्शन में सी ज्वार और बजरा। खरीफ की फसल ज्वार और बजरा पशुओं में चारे के उपयोग में ली जाती है। बजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, तिल आदि खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखिएगा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, तिल आदि खरीफ फसल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैडस के मध्य चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने चलाई गई थी। मुंबई से
थाने चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 1853 में, 1853 में। चलिए 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। अगला है वो राज्य वो राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती वो है, कौन हो जाएगा बताइएगा। भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात के राजस्थान। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? याद रखिएगा कौन हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। कि भारत में सरकारी सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? याद रखिएगा गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए गुजरात से। याद रखिए यह आंदोलन आपको 14 दिसंबर 1946 को गुजरात में हुआ, याद रखिए। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा। पंडा नदी पर, पंडा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा 7 वाहनों की बात करें हो जाएगा आपको कौन कौन 7 वाहनों में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है शामिल। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा शामिल है, ठीक है। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अधिकार भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन भाषा शामिल नहीं? तो भोजपुरी शामिल नहीं है जिसमें, ठीक है। 22 भाषा शामिल है जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या है। भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या की बात करें कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कब 12 हो जाएगा? भारत संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था? कौन सा अनुच्छेद? याद रखिएगा 246 के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार खोज की गई? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो कौन हो जाएगा? ललितपुर। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य फोकस क्या है? बताइएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य फोकस क्या है ये बताइएगा। याद रखिएगा मुख्य फोकस की बात करें स्वयं सहायता समूह के मध्य से गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? याद रखिएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है याद रखिएगा भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्च
न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देशक किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देशक किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 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 348 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया है था? निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2008, ऑप्शन नंबर सी 2008। अगला है, मानव अधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा 4 वर्षों का होता है। 4 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध है? बताइएगा, याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल की बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 23 से 24 का भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? याद रखिएगा 1993 में, 28 सितंबर 1993 में, 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ, याद रखिएगा, जिसमें 8 अध्याय है और 43 धाराएं है। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का संबंध तो किससे है? तो याद रखिएगा खेतों की सोलर फेसिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जगह, खेतों की सोलर फेसिंग से, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो भूमि का एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए भूमि का एकीकरण। चलिए, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? बताइएगा, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो याद रखिए कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा से चुना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में स्फीति या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? बताइएगा 33 का कौन सा विकल्प? देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो 2 बार हुई थी। कब 2 बार हुई थी? भारत में अगस्त 2023 तक 2 बार नोटबंदी हुई है। पहली बार में मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 ईस्वी में की थी तथा दूसरी बार मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को की थी। परंतु पूर्णतः नोटबंदी न करके मई 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद किया। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? देखिए फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा कोहरा, ये रबी फसल का उदाहरण क्या है? नहीं है, बाकी सब है। चना, गेहूं, सरसों, जो आदि है, परंतु कोहरा नहीं है। आइए 37 नंबर है कि जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो किस कोड का? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए HSN कोड, HSN कोड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो कौन हो जाएगा? लरमा रोजो, ऑप्शन बी लरमा रोजो हो जाएगा। ठीक है, अगला है,
वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? याद रखिए 2016 में। ऑप्शन नंबर ए 2016 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? कौन है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको इंडियन बैंक भी हो गया है, ठीक है, इसको बदल के इंडियन बैंक हो गया है, ठीक है। भारत में अप्रैल 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का सबसे प्राचीन बैंक है। जबकि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। अगला है भारत मानक ब्यूरो के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे व्यापक भूजल असंतुषण कौन सा है? याद रखिएगा नाइट्रेट संदूषण। नाइट्रेट संदूषण ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 27 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी 27 जुलाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। किसने वेलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम युद्ध की बात करें 1914 से 1918 तक हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा पत्रकारिता के लिए। ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता के लिए, ठीक है। अगला है भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सीमा के लिए है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? काला पानी। ऑप्शन नंबर बी काला पानी के लिए, ठीक है। अगला है भारत में लोसोंग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? बताइएगा। याद रखिए सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम का ऑप्शन भी सिक्किम का हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ त्योहार है और कुछ राज्य। यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है? सॉरी त्योहार है हरियाणा लोहरी, सिक्किम में लहसुन, केरल ओनम और पंजाब में वैसाखी। अगला है एक जूल बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल बराबर होता है, बताइएगा। एक जरूर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे की गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? बताइएगा गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप। अगला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए समर्थन का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? तो किलोवाट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट। अगला है एक डायरेक्स द्वारा बना प्रतिबंध हमेशा भाषी सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अगला है गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यह बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा आयतन वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आयतन वही रहेगा, ठीक है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से होगा, क्या होगा? तो याद रखिएगा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी अधिक होगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण
किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है बताइएगा? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है। ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो याद रखिएगा CO2 से। ऑप्शन नंबर बी CO2। ठीक है। अगला है ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। अगला है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा? तो याद रखिएगा पानी का उबलना, ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। साबुन का स उत्पाद है। साबुन का स उत्पाद है तो कौन हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल याद रखिएगा। अगला है सोडा वाटर बनने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी CO2 होता है, याद रखिएगा। अगला है उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए खाद्य श्रृंखला। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन पे आइए, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, याद करते ही चलिएगा। अनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? अनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? याद रखिएगा जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जीन। अगला है 64 नंबर डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? याद रखिए किसमें आता है? तो याद रखिए दया निलय में। ऑप्शन नंबर बी दया निलय में। अगला क्वेश्चन, जाइमल का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन। ऑप्शन नंबर ए जल संवहन करना। अगला है मध्य कर्ण। अगला है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? हेमेट। ऑप्शन नंबर डी हेमेट। हेमेट यानी हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। अगला है डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिए गाला। ऑप्शन नंबर सी गाला। अगला है एड्स रोग में ए का तात्पर्य है। एड्स रोग में ए का तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एक्वार्ड। एक्वार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्वार्डेड है ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ यानी एड्स का यह पूरा नाम दिया गया है। ठीक है यहाँ पे। चलिए पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का। अगला है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप यहाँ पे बनाइएगा। यहाँ पे स्टाइल को 18 लिखा जाए तो ABC को 9 लिखा जाए तो बोल्ड को 33 लिखा जाए तो यानी स्मार्ट और अंतर बताइए। यहाँ पे आपको ABCD होता है ना, ABCD। यहाँ पे ABCD ए प्रथम स्थान पर, B 2 C3 और ABCD यहाँ पे। ऐसे करके आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा, इसका अपोजिट भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है। चलिए मैथ का सोल्व कीजिएगा, बाकी हम PDF डाल देंगे और आगे देखते हैं। आगे आपका हिंदी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन आएगा हिंदी का। आइए हिंदी का क्वेश्चन यहाँ है, आइए देखते हैं। यहाँ पे काव्य यहाँ पे है 81 नंबर क्वेश्चन। काव्य के डेरेस में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। याद रखिएगा मंगलाचार्य में। ठीक है। अगला है किस भी वाक्य में शब्द के डेरेस में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी? याद रखिएगा प्रयोग में। ऑप्शन नंबर डी प्रयोग में। अगला क्वेश्चन है इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डेरेस है, तो क्या है? ऋण है। अतुल्य, अतुल्य का क्या होगा? अतुल्य का समानार्थक आदित्य है, यानी आदित्य। अगला क्वेश्चन कलोल का लहर।
वक्र का सीधा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, परिभाषित शब्द सब है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो देख लेते, ठीक है। आइए, पटना मंत्रालय 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के लिए अनुसार वर्ष 2024 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक यात्रा दर्ज की गई है, बताइएगा। याद रखिए महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र का, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, भारत सैन्य अकादमी के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, बताइएगा। भारतीय सैन्य अकादमी के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी, याद रखिएगा साई जाधव, ऑप्शन नंबर ए साई जाधव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IEEE कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला भारत का पहला संगठन कौन सा बना था, याद रखिए कौन सा बना, याद रखिएगा सी डॉट, ऑप्शन नंबर सी सी डॉट। इंपोर्टेंट सब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये सब आपको पूछा जाता है, कभी कभी 5 पूछता है, कभी कभी वेटेज बढ़ा देता है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल में शरीर और मानसिक सजा पर रोक लगाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई में लागू की गई है, बताइएगा। किस अधिनियम, तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। और कैसा लगा आज की वीडियो, सिंपली कमेंट के बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका स्कोर कितना हुआ, आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ हम जय हिंद।